माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही है। दैट इज पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, इसके पहले के लेक्चर में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी किया जिसमें हमने हेड एंड टेल का यूज करके वेक्टर्स की एडिशन की थी, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थे, मतलब कुछ कारण हम लोग वो लॉ यूज नहीं कर सकते थे। कहीं कहीं जगह पे वो लॉ एप्लीकेबल भी नहीं था। वहाँ पे हमने स्टडी किया। डिटेल में लेते हैं थोड़ा। इसको मैं पहले रफ करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो बच्चों, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये पहला वेक्टर, उनका रूल था कि पहले वेक्टर की टेल पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल यहाँ पे होनी चाहिए, दूसरे वेक्टर का हेड ऐसे होना चाहिए, और फिर हम इन दोनों को जोड़ के फिर रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे। उसका भी रूल था कि इसकी टेल से इसका टेल और इसके सेकेंड वेक्टर के हेड से इसका हेड। तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे, मतलब टेल एंड टेल, ऐसे दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे, एक ही दोनों का टेल अगर कनेक्ट है, तो ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। मतलब मैंने आपको बोट का एग्जांपल दिया था, याद होगा। सपोज ये बोट पानी पे चल रही है। यहाँ पे हम लोग एक बोट कंसिडर करते हैं। ये बोट पानी के ऊपर चल रही है, यहाँ सी है, सी लेवल पे, सॉरी सी के सरफेस के ऊपर चल रही है। तो वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा अपना, और बोट का जो इंजन है उसका डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट से इसका भी टेल है और इसका भी टेल है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे। तो ऐसी केस में इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा रहेगा। तो ये तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है। तो वो कैसे करना है, देखो पहले हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे, लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और ये लॉ सभी जगह पे एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते पहले स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों, इसका स्टेटमेंट देखो बहुत बड़ा है, लेकिन डरो मत, इसको मैं स्प्लिट करके आपको समझा के देती हूँ तो इजीली समझ में आएगा। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब टेल एट द सेम पॉइंट, मतलब देखो दो वेक्टर्स है, ये पहला वेक्टर, उन्होंने क्या बोला, सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब यहां से ही स्टार्ट हो रहे ऐसे दो वेक्टर्स, ठीक है, are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम इमेजिन करूँ, पैरेललोग्राम की सामने वाली जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो इसकी ये सामने वाली साइड्स दोनों इक्वल है। तो ये पैरेललोग्राम अगर हमने कंसिडर किया तो ये जो दो वेक्टर्स है जो स्टार्ट हो रहे सेम पॉइंट से, मतलब उनकी टेल सेम पॉइंट पे है, तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे रहेगा, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है पैरेललोग्राम, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब डायगोनल इस पैरेललोग्राम के दो होते हैं, एक ये डायगोनल रहेगा, एक ये डायगोनल रहेगा। तो ये दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो ये डायगोनल रहेगा उस पैरेललोग्राम का जो इस पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है। ये वाला डायगोनल की बात नहीं कर रहे, इस डायगोनल की जो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया सबको। मतलब ये दो वेक्टर्स को हम लोग दो एडजेसेंट साइड कंसिडर करेंगे पैरेललोग्राम की, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो यहां से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल है, उसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल उस पैरेललोग्राम का, उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत क्लियर होगा आपको। अभी हमने बोट का एग्जाम्पल लिया था, वो आपको याद होगा। तो ये बोट सी सरफेस के ऊपर चल रही है,
तो मैंने आपको बोला कि ये पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में, मतलब ये पहला वेक्टर हो गया। बोट का जो मशीन है उस मशीन का फ्लो, उस मशीन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो एक देखो यहाँ पे ये पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में, ये पहला वेक्टर सपोज मैंने उसको नाम दिया ए बार, और ये दूसरा वेक्टर उसको मैंने नाम दिया बी बार। तो ये बोट कहाँ जाएगी? पानी उसको इस साइड खींच रहा है, मशीन इसको इस साइड खींच रहा है, तो बोट क्या करेगी? इन दोनों को छोड़ के बीच का रास्ता चुनेगी। मतलब कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों को छोड़ के एक तीसरा फोर्स निकलेगा जो इस डायरेक्शन में जाएगा। बराबर, इनको जोड़ दो। देखो ये क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया एक। यहाँ पे देखो ये ऐसा पैरेललोग्राम बन गया, और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल बन गया। मतलब ये बोट का रिजल्ट है। रिजल्ट, बोट कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। बोट कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। समझ में आया? तो ये जो है ये है रिजल्टेंट वेक्टर ए बार का एंड बी बार का, वही उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। दो वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वहां पे हम लोग एक पैरेललोग्राम इमेजिन करेंगे, और उसका जो डायगोनल रहेगा वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? देयर रिजल्टेंट वेक्टर गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये वाला नहीं। ओके, बराबर है ना? बोट इधर जाएगी क्या? नहीं। दो वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो बोट इसी डायरेक्शन में जाएगी, बस उनके बीच का रास्ता चुनेगी। इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो स्टेटमेंट आपको पता चल गया। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे बना है आर, अगर हम इसको आर नाम दें, ये भी एक वेक्टर है, राइट ना? इसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये भी एक वेक्टर है। तो अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या करते थे? आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार लिखते थे, है ना? दोनों की एडिशन करके आपको मिल जाता था रिजल्टेंट वेक्टर। बट यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसकी मैग्नीट्यूड के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये नहीं है, इसका अलग फॉर्मूला, क्योंकि देखो एंगल चेंज हुआ तो रिजल्टेंट वेक्टर चेंज होगा। अगर ये वेक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गया सपोज, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर चेंज होगा। वापिस ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब एंगल देखो हर बार चेंज हो रहा है। पहले इतना एंगल था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। एंगल चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी चेंज होगा, तो उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का एक फॉर्मूला है, जिसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल आज तक पूछे गए हैं। तो वो फॉर्मूला हमें डिराइव करना होगा। देखो आपको डायरेक्टली अगर कोई फॉर्मूला बताता है, कोई आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देगा, मैं भी बता देती हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है, सपोज दो वेक्टर, इसका नाम है पी बार, इसका नाम है क्यू बार। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा? आर बार इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड बताती हूँ पहले। इसकी मैग्नीट्यूड देखो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब उसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अगर आपने डायरेक्टली ये रटा तो आपको आ जाएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और इसका डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है, डायरेक्शन का बाद में बताती हूँ, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला आपको बताए तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको पता नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से आया यही अगर आपको पता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही वो चेक करते हैं, क्या आपको पता है इसके डिटेल में, इसके बारे में डिटेल में पता है एग्जैक्टली है क्या? तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहली बात, तो कोई भी फॉर्मूला अगर आप लर्न करते हो तो सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन क्या है। और इसका डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बताने वाली हूँ। इसका और डायरेक्शन के लिए हमें एंगल निकालना पड़ेगा, दोनों का डेरिवेशन मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये स्टेटमेंट याद कर लो। स्टेटमेंट क्या है? इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the adjacent side of parallelogram, then their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. Okay, तो ये एक
पैरेललोग्राम लॉ है जो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, जो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे उनके लिए। अदरवाइज हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज कर सकते थे अगर वो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं होते तो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इनका डेरिवेशन। तो देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला बताया इधर लिखती हूँ, हमें वो प्रूव करना है। फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिख रहा है सबको, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है, सॉरी हाँ अब दिख रहा है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसको हमें प्रूव करना है। ये तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली रट लो ये फॉर्मूला, लेकिन इसका प्रूफ आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पैरेललोग्राम पहले मैं बना लेती हूँ। तो देखो बच्चों, ये पहला वेक्टर मैंने कंसिडर किया, दिस इज p बार। दूसरा वेक्टर मैंने कंसिडर किया q बार, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग नाम देंगे थीटा। इन दोनों का जो डायगोनल है ये रहेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर r बार। ओके, तो इस एंगल को हम लोग अल्फा कंसिडर करते हैं, इस एंगल को हम लोग बीटा कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी निकालनी है, इसलिए आपको डायरेक्शन निकालनी है, मतलब आपको अल्फा निकालना होगा इस r बार का। ओके, तो ये भी हम लोग निकालेंगे। पहले हमें थीटा निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, देखो हम थोड़ा इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करते हैं आगे तक, और यहां से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। दिस इज 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं पैरेललोग्राम को। दिस इज ओरिजिन O, इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, और यहाँ पे इसको हम नाम देते S। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स को हमने नाम दिए। अब देखो, सबसे पहले ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से जो पैरेललोग्राम हमने निकालना, ये भी एंगल अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ये एंगल, ये पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होगी और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये कितना है, क्यू बार, मतलब ये भी कितना रहेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू बार। ये क्यू बार है, ये क्यू बार है, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये ट्रायंगल है ये हम लोग कंसिडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखो, कंसिडर ट्रायंगल ASC, क्योंकि मुझे ये साइड भी चाहिए और ये साइड भी चाहिए, दोनों साइड चाहिए मुझे, इसलिए हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया, 3 वर्ड्स याद रखने आपको, सोफ, का, टोवा, ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सो का मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। का मतलब होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। तो ये थीटा है, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी आती है, AS, और इसका हाइपोटेनिस कौन सा है, AC। तो हम लिखते हैं AS डिवाइड बाय AC। एम आई क्लियर। यहाँ पे हमें AS चाहिए, तो AS इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, AC कितना है यहाँ पे, Q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू AC cos AC, ये इस साइड जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा AC इंटू कॉस थीटा। तो AC की वैल्यू कितनी है, दैट इज Q cos थीटा, ये मिल गया आपको AS। आगे जाके अब हमें लगने वाला है, इसको याद रखो, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब इसी ट्रायंगल में हमें ये भी साइड चाहिए, उसके लिए हमें ये अपोजिट साइड है थीटा की, अपोजिट साइड किस में आती है, साइन थीटा में, तो इसके लिए हम लोग साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, अपोजिट साइड आएगी इसकी SC डिवाइड बाय हाइपोटेनिस इसका सेम रहेगा, दैट इज AC। तो SC इज इक्वल टू क्या रहेगा, AC इंटू साइन थीटा। AC कितना है, Q,
तो Q इंटू साइन थीटा, ये हमें क्या मिला, SC मिला। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। अब देखो हमें एक्चुअल में R निकालना है, तो R निकालने के लिए हमें ये ट्रायंगल चाहिए, बड़ा वाला, ठीक है। ये भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूटिलाइज करेंगे। तो देखो कंसिडर अ ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, OSC। OSC, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, OC स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस साइड स्क्वायर, OS स्क्वायर प्लस ये साइड कौन सी है, SC स्क्वायर। तो इन दोनों का हमने स्क्वायर किया। अब जरा ये लाइन को ठीक से ऑब्जर्व करो, देखो ये दो पार्ट में डिवाइड है, ये OA प्लस AS ऐसी डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OS की जगह पे लिखेंगे OA प्लस AS और उसका स्क्वायर, और ये प्लस SC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो OA प्लस AS है, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये हम लोग एज इट इज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A की जगह पे क्या है यहाँ OA और B की जगह पे AS, तो अप्लाई करो। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AS 2AB प्लस AS स्क्वायर प्लस ये SC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो OA स्क्वायर है, ये OA स्क्वायर, OA मतलब क्या है, P, तो OA की जगह पे हम P पुट करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। OC क्या है, OC मतलब R, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ R स्क्वायर, उसका स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। OA स्क्वायर, OA क्या है, इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, OA वापिस यहाँ पे क्या आएगा P, AS क्या है, ये वाला 2AS, तो यहाँ पे देखो AS की जगह पे हम लोग ये डालेंगे। AS क्या है, AS फ्रॉम इक्वेशन 1, AS इज इक्वल टू Q cos थीटा, तो AS की जगह पे हम डालेंगे Q cos थीटा प्लस, यहाँ पे देखो इन दोनों को मैं एक जगह करती हूँ, A स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर मतलब AS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या है यहाँ Q, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे Q स्क्वायर। मतलब देखो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस ये Q स्क्वायर इस साइड लेके आओ, Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और अगर मैंने ये स्क्वायर निकाल लिया तो मुझे क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू इस साइड स्क्वायर रूट आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यही तो फॉर्मूला चाहिए था हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड हमें मिल गई है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था वो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला। समझ में आया सबको क्या कैसे किया, एक बार रिवाइज करती हूँ। देखो डेरिवेशन आपको करना ही है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है डेरिवेशन, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद उसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया डायगोनल, दोनों को नाम दिया P बार Q बार, आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, बस स्टेप्स याद रखो। और फिर हमने यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ओके, फिर हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया, राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है, याद रखो। उसके ऊपर यूज किया cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, AS डिवाइड बाई AC, क्योंकि हमें ये साइड चाहिए थी, तो यहाँ से हमें AS साइड मिल गई, Q cos थीटा आगे के लिए चाहिए थी इसलिए हमने उसको निकाला पहले। उसके बाद हमने साइन थीटा लिया, उससे हमें SC मिल गया, यहाँ पे SC मिल गया, SC कितना मिला, AC साइन थीटा मतलब Q साइन थीटा। फिर हमने वही
राइट एंगल बड़ा ट्रायंगल कंसिडर किया क्योंकि हमें आर चाहिए था और आर उसी ट्रायंगल में आता है। ये लाइन लेके कुछ नहीं होता, हमें इसकी राइट एंगल साइड चाहिए थी। पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ही लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। यहाँ पे OA स्क्वायर क्या था, दोनों इसमें स्प्लिट हुआ है, OA प्लस AS उसमें डाल दिया, A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया और AS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर के पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डाल दिया। ओके, फिर उनकी वैल्यूज डाल दी। OA मतलब P है, OC मतलब R है, AS ये डाला Q cos थीटा उसकी जगह पे, तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर, दोनों वैल्यू डाल दी, उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड मिली P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ cos थीटा। समझ में आया सबको? ऐसे हमने ये सॉल्व किया। तो ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, आप सेम एज इट इज इसको लिखोगे। वैसे आपके नोट्स में ये दिया है, डिटेल में दिया है, तो वहाँ पे स्टेप्स भी दी है। आपने नहीं लिखा अभी तो भी चलेगा, जिनके पास नोट्स है वो नहीं लिखेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो लोग इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब देखते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल ली रिजल्टेंट वेक्टर की, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड अभी आपको पता है, दोनों वेक्टर और उनके बीच का जो एंगल है उसका यूज करके आप उसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है ये कैसे पता चलेगा? मतलब अगर ये P बार है, ये Q बार है, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि ये इतना इतना है, लेकिन एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो ये किससे पता चलेगा? इस एंगल से पता चलेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में कितने एंगल से पास हो रहा है। मतलब ये बोट है, ये बोट यहाँ से यहाँ जा रही है, बट कितने एंगल से? P वेक्टर से कितने एंगल दूर जा रही है, या फिर Q वेक्टर से कितने एंगल दूर जा रही है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बताएगी। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये एंगल पता है, ये या फिर ये दोनों में से एक एंगल हमें पता होना चाहिए। तो इस एंगल से आप लोगों को उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। तो चलो निकालते हैं। वो एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द tan अल्फा। तो उसके लिए ये ट्रायंगल कंसीडर करो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? वापिस से OSC कंसीडर करो, वही ट्रायंगल। OSC कंसीडर करने से आपको tan अल्फा मिलेगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? टोआ। तीसरा वर्ड कौन सा था अपना? टोआ। अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है इसकी? SC। अपोजिट साइड कौन सी है इसकी? SC। डिवाइड बाय इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? OS। एडजेसेंट साइड है OS। तो अभी देखो हमने SC निकाला था, SC कितना था? दैट इज Q साइन थीटा, है ना। ये कितना था? Q cos थीटा। अभी हमने निकाला। देखो एक बार आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना और ये एंगल थीटा है, तो थीटा की यहाँ की थीटा को लगा के जो साइड होती है वो हमेशा, अगर ये Q है तो ये Q cos थीटा रहेगा, ये Q है तो ये Q cos थीटा रहेगा, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा कितनी होती है? Q sin थीटा। आगे जाके आपको स्टडी करना है। और ये जो इसको कंपोनेंट बोलते हैं, ये कंपोनेंट आपको हमेशा याद रखने, पूरी 12th साइंस चाहे आप आगे का एजुकेशन लो, लेकिन आपको ये कंपोनेंट पता ही होने चाहिए। तो इन कंपोनेंट में आपको एक बात याद रखनी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये है Q। अगर इसकी जगह पे कुछ भी होता, सपोज R होता, तो R, सपोज ये R है, तो ये थीटा को लगा के जो साइड है वो कौन सी होगी? R cos थीटा। और इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? R sin थीटा। ये Q है तो इसको थीटा के लगा के, मतलब सपोज आप कंसीडर करो ये ऐसा है, इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करने ही वाले हैं। सपोज ये ट्रायंगल ऐसा है और यहाँ पे उन्होंने थीटा दिया है, ठीक है। तो ये थीटा को लगा के जो साइड, और ये A है, ऐसे कंसीडर करो, ये वाला जो है वो A है, तो ये थीटा को लगा के जो साइड है वो क्या रहेगी? A cos थीटा रहेगी। कैसे भी टेढ़ा दो उनको, कैसे भी दिया तो भी आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। थीटा की साइड में A cos थीटा, उसके सामने वाली A sin थीटा, ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं। और ये क्या है आपका A, कैसे भी रहने दो, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वही यहाँ पे तुरंत आपको पता होना चाहिए, ये Q sin थीटा, ये Q cos थीटा है, मतलब SC कितना हो गया आपका? दैट इज इक्वल टू Q cos थीटा नहीं, Q sin थीटा, ये क्या हो गया? SC। डिवाइड बाय
OS क्या है, OS से आपका OA प्लस AS, OA प्लस AS। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू ये Q साइन थीटा डिवाइड बाय OA कितना है P प्लस AS कितना है Q cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q cos थीटा। मतलब जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल का यूज करके आप लोग क्या निकालोगे, tan अल्फा निकालोगे। इससे इस अल्फा से आपको पता चलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे है, P वेक्टर से कहाँ पे है। तो ये अल्फा कैसे निकलेगा, अगर हम इस अल्फा को ऐसे रखें और ये tan को इधर शिफ्ट करें तो ये क्या होगा, tan इनवर्स होगा। तो इसका हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। इसके जब एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तब आपको समझ में आ जाएगा बराबर। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम हमें अल्फा P बार से नहीं चाहिए, P वेक्टर नहीं, वेक्टर Q से हमें इसका एंगल चाहिए, मतलब बीटा चाहिए। तो बीटा क्या बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा, tan इनवर्स ही रहेगा, बस इसके अंदर जहां P है वहां यहाँ क्या रहेगा Q, और जहां Q है वहां P। मतलब ये Q है ना, तो यहाँ पे बनेगा P साइन थीटा, ये Q की जगह पे P साइन थीटा डिवाइड बाय P की जगह पे Q प्लस Q की जगह पे P cos थीटा। ऐसे एंगल बनेगा, बस P की जगह पे Q, Q की जगह पे P, बस इतना ही चेंज रहेगा। ये हमें मिलेगा बीटा, बट ज्यादातर अल्फा ही निकालते हैं, बीटा नहीं निकालते। तो ये आपको क्या देती है, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों हमें क्या दे रहे, डायरेक्शन दे रहे रिजल्टेंट वेक्टर की। तो देखो हमने दो फॉर्मूले लर्न किए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे तो ये रहेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। अगर आपको कोई नींद में भी पूछे तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता ही होने चाहिए, और इनका डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए इसका डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। स्टेप से याद रखो, पहले ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हमने ये दोनों निकाल लिए, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और सॉल्व करते गए, बस इतना ही स्टेप से, वो बस आप याद रखो, उससे आपको क्लियर होगा। समझ में आया। अब देखो इसकी कुछ केसेस हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब सपोज ये जो थीटा है ये अगर पूरा 0 डिग्री रहा तो क्या होगा, अगर ये 180 डिग्री रहा तो क्या होगा, और अगर ये 90 डिग्री रहा तो क्या होगा। तो उसकी स्टेप्स देखो। तो देखो बच्चों, हमने दो फॉर्मूलेज लर्न किए, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला हमने लर्न किया tan अल्फा डायरेक्शन का Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने लर्न किए। अभी इनकी अलग अलग केसेस लर्न करते हैं। देखो पहली केस हम देखते हैं कि थीटा अगर 0 डिग्री रहा तो क्या। देखो दो वेक्टर के बीच में ये वेक्टर P बार है और ये वेक्टर Q बार है, दोनों के बीच में एंगल 0, इसका मतलब क्या, ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। और पैरेलल वेक्टर की एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों ने स्टडी किया था, R बार इज इक्वल टू क्या होता है, P बार प्लस Q बार होता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो। और अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है तो हम क्या करते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन, मतलब R बार इज इक्वल टू क्या होता है, P बार माइनस Q बार होता है। ये हमने स्टडी किया है ऑलरेडी। दो वेक्टर अगर पैरेलल है, लास्ट लेक्चर में देखो उसमें मैंने आपको बताया था, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की एडिशन होती है, दोनों अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। एक वेक्टर अगर P बार है तो ये उसका अपोजिट है, मतलब ये माइनस Q बार आएगा, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बता रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, P बार प्लस Q बार आना चाहिए। तो देखते हैं, और अगर ये दोनों एंटी पैरेलल है तो दोनों में एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। मैंने एंटी पैरेलल में आपको बताया है, बातें भूलो मत। थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। अगर ये दोनों एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री, अगर दोनों पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, अगर आपका एंगल 0 डिग्री है तो आपका R कितना आना चाहिए, P बार प्लस Q बार, राइट। और एंगल कितना आना, अल्फा कितना आना चाहिए, 0। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपके वेक्टर 180 डिग्री है
तो एंगल कितना आना चाहिए दोनों का आर कितना आना चाहिए मैग्नीट्यूड पी बार माइनस क्यू बार आना चाहिए। दोनों में एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है आंसर। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आर इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने इस कॉस 0 की जगह पे 1 पुट किया इंटू 1 तो इसका आंसर क्या आएगा 2pq ही आएगा। मतलब r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। a की जगह पे क्या है p, b की जगह पे क्या है q, तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिलेगा p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और हमें r इज इक्वल टू क्या मिलेगा p प्लस क्यू। यही तो हमें आंसर चाहिए था, है ना। दोनों वेक्टर 0 डिग्री एंगल में है, मतलब पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर की हमेशा क्या होती है एडिशन होती है। उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो इनका आर हमें कितने यूनिट का मिलेगा 9 यूनिट का मिलेगा। दोनों की एडिशन 5 + 4 बराबर है ना। अगर हम 5 न्यूटन फोर्स किसी बॉक्स पे 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वही दूसरा आदमी 4 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स मिला के हमें कितना न्यूटन फोर्स मिलेगा 9 न्यूटन जितना फोर्स मिलेगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है दोनों के बीच में, तो हमें फोर्स जो मिलेगा रिजल्टेंट वो दोनों की एडिशन जितना मिलेगा। समझ में आया। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या मिलेगी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है q साइन थीटा कितना है 0 डिवाइड बाय p प्लस क्यू कॉस 0। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू एनीथिंग 0 और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, मतलब tan अल्फा हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan की वैल्यू कितने एंगल पे 0 होती है tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 कहाँ पे 0 पे मिलता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। देखो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में क्या है p बार, इस डायरेक्शन में क्या है q बार। तो r बार कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इसी तो डायरेक्शन में रहेगा। फोर्स पहला आदमी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दूसरा आदमी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तीसरा रिजल्टेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, मतलब एंगल कितना रहेगा 0। तीनों का एंगल तीनों पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना रहेगा 0। रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटो मत, इसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक बार बोर्ड एग्जाम में आप रट के लिख भी लोगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया तो आप वहां पे 100% आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्वेश्चन को रटो मत, अंडरस्टैंड करो। अल्फा 0 क्यों आया, 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब दोनों तीनों वेक्टर क्या है पैरेलल, उसी डायरेक्शन में है, ऐसे उसका मीनिंग है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहा तो क्या मिलेगा, मतलब ये P है सपोज और ये Q है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वहां पे कुछ तो भी हमें डायरेक्शन मिलेगी, अलग डायरेक्शन मिलेगी। तो क्या मिलती है देखते हैं। इसका आंसर 0 नहीं मिलेगा, इसका कुछ तो भी अलग मिलेगा। तो क्या मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ P एंड Q, राइट ना। तो R इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस थीटा क्या है यहाँ पे कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये अगर 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, मतलब ये पूरी टर्म यहाँ पे निकल जाएगी, राइट ना। यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग हमें 0 ही मिलेगा, पूरी टर्म निकल जाएगी और आपको r क्या मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ये इसकी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू q साइन 90 डिवाइड बाय p प्लस q कॉस 90।
तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ साइन 90 अगर 1 है तो q इंटू 1 डिवाइड बाय p प्लस ये पूरी टर्म 0 होगी क्योंकि कॉस 90 0 है, मतलब यहाँ पे बस क्या बचेगा, p बचेगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, q डिवाइड बाय p। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स q डिवाइड बाय p। तो ये है, इसकी भी वैल्यू डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, q के वेक्टर के ऊपर और p के वेक्टर के ऊपर, इनकी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी डायरेक्शन कौन सी रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमें 0 आंसर नहीं मिलेगा, अल्फा की डायरेक्शन हमें 0 नहीं मिलेगी, उसी डायरेक्शन में नहीं रहेगा। एक वेक्टर हमें यहाँ खींच रहा है, दूसरा वेक्टर हमें यहाँ खींच रहा है, मतलब एक आदमी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो चीज ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तीसरा ही रास्ता चुनेगी। डिपेंड्स ऑन किसका फोर्स ज्यादा है, उसके ऊपर वो एंगल डिपेंड करेगा, राइट ना। तो ये यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। ये दूसरा केस है। तीसरा केस देखो क्या है, थीटा इज इक्वल टू, अब लेते हैं 180 डिग्री, मतलब एक वेक्टर p बार इस डायरेक्शन में है, q बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखते हैं 180 डिग्री के लिए वेक्टर कहाँ रहेगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, क्योंकि -1 इंटू 2pq माइनस 2pq आएगा, मतलब r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट p माइनस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, p माइनस q ब्रैकेट स्क्वायर का, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, p माइनस q। यही तो आंसर चाहिए था हमें। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दोनों की सबट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये अगर प्लस p है तो ये क्या आएगा, माइनस q आएगा, तो दोनों की सबट्रैक्शन हमें मिलेगी। अब देखते हैं दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में रहेगा। ऑब्वियसली देखो, अगर ये p बार है, ये q बार है, अगर ये वेक्टर ज्यादा है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। सपोज कंसीडर करते हैं 4 न्यूटन, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। देखो यहाँ एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स के ऊपर एक आदमी 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा आदमी इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर से। तो बॉक्स किस साइड में जाएगा, ऑब्वियसली इसका फोर्स ज्यादा है, मतलब बॉक्स इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर कितना रहेगा, 1 न्यूटन का, क्योंकि 3 न्यूटन तो इधर से अपोज हो गया, तो बचा कितना, 1 न्यूटन। तो ये आदमी कितना लगा सकता है, बस 1 न्यूटन ही उसको हिला सकता है। तो ये 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। इसका मतलब अल्फा क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल डायरेक्शन कितना आना चाहिए, 0 डिग्री पे आना चाहिए। तो देखते हैं, ये तो हमें मिल गया। ये देखो p माइनस q 1 आया, p कितना है 4, q कितना है 3, तो p माइनस q कितना आया 1, मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन उतना हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला। अब देखते हैं इनका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन देखो क्या होगा, अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, q साइन 180 डिवाइड बाय p प्लस q cos 180। cos 180 -1 होता है, साइन 180 0 होता है। अगर ये साइन 180 0 है, ऊपर की वैल्यू 0 है, ऊपर की वैल्यू 0, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग हमें क्या मिलेगा, 0। और tan अल्फा 0 किसको मिलता है, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री को। जब ये tan 0 रहेगा तभी हमें 0 वैल्यू मिलेगी, इसलिए अल्फा हमें क्या मिलेगा, 0, मतलब उसी डायरेक्शन में। समझ में आया। तो ऐसे 3 अलग अलग केसेस हमने स्टडी की। मतलब देखो यहाँ पैरेललोग्राम लॉ जो है वो पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एंगल हो
कितने भी एंगल पे वो दोनों वेक्टर्स हो, लेकिन दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। तो वहां पे कौन से भी एंगल पे वो, उसका हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी निकाल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे ये हमने इसका डेरिवेशन स्टडी किया, उसका स्टेटमेंट स्टडी किया और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस स्टडी की। अब इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमें देखने हैं, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है ऑलरेडी, ये 42 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और इसके आगे मैं लूंगी तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल मुझे बहुत सारे लेने हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है इसके न्यूमेरिकल्स का हम लोग सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक हमने स्टडी किया है, इसका फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन और उनके ये 3 केसेस, इनके ऊपर कौन से भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके सिलेबस में, होल सिलेबस में हमें ये टॉपिक यूज करना है। आपको मैथ्स में भी कई जगह पे ये टॉपिक यूज करना है, तो सभी जगह पे आपको ये आना ही चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।